जीवन में पैसा कितना जरूरी है ये शायद मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर यानी कि दुनिया में जो लोग कहा करते हैं कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, उन्हें जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, मुकेश अंबानी और बिल गेट्स को देखने के बाद सड़क पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले लोगों पर भी अपना नजर डाल लेना चाहिए। मेरा यकीन मानिए ये सब देखकर आप पैसे का महत्व समझ जाएंगे। आज के इस जमाने में बिना पैसे के जीना लगभग नामुमकिन है। जीने के लिए पैसा उतना ज्यादा जरूरी है जैसे कि पीने के लिए हवा, पानी और खाना। यही वजह है कि आज भिखारी से लेके बिलियनर तक हर कोई पैसे को पाना चाहता है। इस कागज के टुकड़े में इतनी ताकत है कि कभी जंगलों में रहने वाला इंसान आज आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। लेकिन आखिर इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी, ये बना कैसे था, बना कहाँ पर था, इसने लोगों को अपना गुलाम कैसे बना लिया, और सबसे जरूरी बात, पैसा क्या है, व्हाट इज मनी। आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि पूरी दुनिया में इस वक्त आखिर कितना पैसा मौजूद है? अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पूरी दुनिया के पैसे को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये कितना पैसा होगा। तो चलो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूँ, और इसका उत्तर है 36.8 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन जरा यहाँ पर ध्यान दो, ये पैसा वो है जो कि हमें नजर आता है, और जो नजर नहीं आता वो है 1300 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 1.3 क्वाड्रिलियन डॉलर्स। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इतना सारा पैसा आखिर आया कहाँ से, यानी कि पैसे को किसने बनाया और आखिर क्यों ही बनाया। आपको इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपको वक्त में पीछे जाना होगा, यानी कि मेरे कहने का मतलब है 15,000 BC में, जब इस पूरे दुनिया में पैसे का कोई भी नामो निशान नहीं था। उस समय इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये था कि खुद के जीवन का पालन पोषण करना, यानी कि जिंदा रहना, और अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए वो शिकार किया करते थे दूसरे जानवरों का। लेकिन हर दिन उतना शिकार मिल पाना जितना कि पूरे कबीले का पेट भर जाए, ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ पर दिक्कत तो ये थी कि भूख को कोई रोक नहीं सकता, इसीलिए यही वो भूख थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से जोड़ा, और ये लोग एक दूसरे से चीजें आदान प्रदान करने लगे थे। और इसी तरह उस टाइम पर बार्टरिंग सिस्टम का जन्म हुआ था, यानी कि एक सामान के बदले दूसरा सामान ले लेना। अगर रिसर्चर्स की माने तो इस बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाले मेसोपोटामियम ट्राइब्स थे, जो साउथ वेस्ट एशिया के मेसोपोटामियम रीजन में रहा करते थे, और आज के समय में यहाँ पर इराक मौजूद है। और इस बार्टरिंग सिस्टम ने लोगों के अंदर नया नया परिवर्तन लाना शुरू कर दिया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था ट्रेड। लोग एक दूसरे से अब ट्रेड करने लगे थे। जो लोग एक समय तक अपने एक टाइम के पेट पालन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे रहते थे, वे लोग अब एक दूसरे से व्यापार करने लगे थे। और इसी के साथ समय धीरे धीरे बीतता गया और आबादी भी लगातार बढ़ती गई। हजारों साल बाद जब लोग शिकार के साथ साथ अनाज भी उगाना चालू कर दिए, तब उन्हें बार्टरिंग सिस्टम में कई तरीके की खामियां देखने को मिली। आबादी अधिक होने की वजह से उन्हें यह याद रखने में बहुत मुश्किलात होती थी कि किस इंसान को उन्होंने क्या दिया था और किससे क्या लेना है। और इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने मिट्टी के टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, और यही से शुरुआत होती है अकाउंटिंग की। लेकिन अभी भी बार्टरिंग सिस्टम में कई तरीके की खामियां मौजूद थी, जिसमें सबसे बड़ी तो कमी ये थी कि बार्टरिंग सिस्टम में दो लोगों की सहमति बहुत जरूरी होती थी, क्योंकि कई बार ट्रेड करते वक्त एक इंसान को उसकी जरूरत का सामान मिल तो जाता था, लेकिन अगले व्यक्ति को वो चीज नहीं मिल पाती थी जो उसको चाहिए होती थी। और इसी वजह से एक समय के बाद इस तरीके से ट्रेड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पैसों को जन्म दिया गया। लेकिन ये वो पैसा नहीं था जिसको आज आप और हम इस्तेमाल किया करते हैं। ये थी दोस्तों कमोडिटी मनी, यानी कि उस समय के इंसानों ने हर उस चीज को पैसों की तरह इस्तेमाल किया जो चीज मूल्यवान थी, यानी कि वो हर चीज जो किसी के इस्तेमाल में आ सकती थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पालतू जानवर जिसमें गाय, भैंस, बकरी, गधा ये सब शामिल थे। इसके अलावा हथियार जैसे कि चाकू, कुल्हाड़ी, तीर, तलवार, इसके साथ साथ जानवरों की खाल, मोर के पंख, खाने का नमक और अल्कोहल, और सबसे आखिर में आया करते हैं इंसान। इनको दासों की तरह कमोडिटी मनी में ऐड कर दिया गया था। कमोडिटी मनी ने ट्रेड को आसान तो कर दिया था, लेकिन इसमें भी एक खामी थी। इसमें हर एक व्यक्ति अपने किसी चीज को सामने वाले व्यक्ति की चीजों से मूल्यवान बताने लगा था, जिससे एक बार फिर एज इट इज ट्रेड करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए एक ऐसी चीज की जरूरत थी अब जो सभी कमोडिटी मनी की चीजों की कीमत को तय कर सके, और लोगों के इसी जरूरत में मेटालिक मनी की शुरुआत करी। आज से करीबन 2600 साल पहले 600 BC में एंशिएंट ग्रीस में मेटालिक मनी की शुरुआत हुई। वहाँ पर सोने और चांदी को मिक्स करके कॉइन्स बनाए गए थे। इन कॉइन्स के ऊपर शेर या फिर बैल के चित्र अंकित हुआ करते थे। इस पर जरा आप ध्यान दीजिएगा, ये है दुनिया के सबसे पहले सिक्के, और इनका नाम है द लाइडियन स्टार्टर। इन सिक्कों के बारे में कहा जाता है कि ये सिक्के प्राचीन ग्रीक सिक्कों से पहले के हैं। आपको ये जानकारी भी बता दूं कि दुनिया के सबसे पहले सिक्के बनाने की शुरुआत दुनिया में 120 BC में चीन में हुई थी, और चीन के लोग उस
समय पीतल और तांबे के बने सिक्के बनाया करते थे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि इन सिक्कों को लाइडियंट स्टार्टर की तरह प्रसिद्धि नहीं मिली। लाइडियंट स्टार्टर के बाद ही दुनिया में सिक्कों की भरमार आई। हर एक राजा, हर एक शासक ने अपने नाम के सिक्के निकालने शुरू कर दिए, जिससे दुनिया का हर एक शख्स सिक्कों का इस्तेमाल करने लगा और इन सभी के सभी सिक्कों ने ट्रेड में एक क्रांति ला दी। वैसे अगर देखा जाए तो मेटल मनी भी कमोडिटी मनी का ही एक हिस्सा थी। फिर समय आता है 500 BC का। ओवरसीज ट्रेडिंग अपने पीक पर थी। उस समय सभी के सभी व्यापार इन्हीं सिक्कों की मदद से हुआ करता था। लेकिन इन सिक्कों की सबसे बड़ी दिक्कत आपको पता है क्या थी? इनके वजन, जो कि बहुत भारी हुआ करते थे। एक साथ रखा जाए तो वजन ज्यादा होने के साथ साथ ये समुद्री जहाज में बहुत अधिक जगह लिया करते थे और इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत ज्यादा समय लगा करता था, जो कि बहुत मुश्किल काम था। और इसी की वजह से इनके चोरी होने का भी खतरा अधिक हो गया था। और एक और दिक्कत, इनको गिनने में भी बहुत समय लगा करता था। इसीलिए अब सिक्कों की जगह एक ऐसी चीज की जरूरत महसूस हुई जो कि वजन में हल्की हो और जिसको आसानी से स्टोर या फिर काउंट किया जा सके। वैसे आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और यही सेम टू सेम चीज पेपर मनी के साथ भी हुई। लोगों की जरूरतों ने पेपर मनी को जन्म दे दिया। साल 1289 में मंगोल चाइना का शासक, जो कि जंगीज खान जी के पोते थे, कुबला खान ने बार तरीके खाल से सबसे पहले पेपर मनी का इजाद किया। इस पेपर मनी को उस समय IOU कहा गया, जिसका मतलब ये था कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, यानी कि जब तुम इस पेपर मनी को वापस करोगे तब तुम्हारे कीमती जेवरात तुमको वापस मिल जाएंगे। लेकिन लोगों ने इस कागज को बदलने के बजाय उसी से ट्रेड करना शुरू कर दिया और समय के साथ साथ यह पेपर मनी चाइना के बाहर भी फैल गया। अब लोगों में ज्यादा से ज्यादा IOU यानी पेपर मनी को पाने की होड़ लग गई और इसी समय बैंक भी अस्तित्व में आ गए थे, जो लोगों से उनके सोने, चांदी और हीरे ले करके उन्हें पेपर मनी देना शुरू कर दिया था। क्योंकि पेपर मनी एक ऐसी चीज थी जिसे वह जितना चाहे उतना ज्यादा छाप सकते थे और लोग भी इसको लेने लगे, क्योंकि सोने और चांदी के चोरी होने का डर उन्हें लगा रहता था। कुछ समय बाद यह मिनी बैंक लोगों को IOU उधार पर देने लगे, जिसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया में पेपर मनी की बारिश होने लगी थी। पेपर मनी की अधिकता ने इन्फ्लेशन को जन्म दिया, यानी कि इसका मतलब है महंगाई आ गई थी। जो सामान एक IOU में मिलता था वह सामान अब 10 IOU में मिलने लगा। बैंकों में उतने ज्यादा सोने के सिक्के नहीं थे जितने पूरे शहर में पेपर मनी फैल गई थी। और इस बात की खबर जब लोगों तक पहुंची तो वे अपने वापस सिक्के लेने के लिए बैंक के तरफ दौड़ पड़े। लेकिन बैंक्स ने उसी वक्त खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और इसी वजह से लोगों का बैंक के ऊपर से भरोसा उठ गया था। लोगों के पास जो बचे खुचे सिक्के थे वे उसे घर पर छुपाकर रख दिया करते थे और पैसों का सर्कुलेशन भी अब पहले से खत्म हो चुका था, यानी कि कम हो चुका था, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। फिर आता है 1816 का समय, जिसके तहत उन्होंने यह अनाउंसमेंट किया कि अब उनके पास जितने गोल्ड होंगे वह उतने ही पेपर मनी को प्रिंट किया करेंगे, जिससे महंगाई नहीं बढ़ने वाली और कर्ज भी एक लिमिट में दी जाएगी, जो कि बहुत अच्छी पहल थी। इसी तरीके से ब्रिटेन ने अपने पेपर मनी को गोल्ड के स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया और समय के साथ ब्रिटेन को देखकर बाकी सभी कंट्रीज ने अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया। जिसके बाद साल 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि इसके आगे जो होने वाला था वह काफी भयानक है। सीधी सी बात है, जब किसी देश में पैसा ज्यादा होता है तो वहाँ पर इन्फ्लेशन होता ही होता है, यानी कि इसका सीधा मतलब ये है कि वहाँ की महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन जब पैसा कम होता है तब वहाँ पर डिफ्लेशन होता है, जो कि महंगाई से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करती है। और साल 1930 में एग्जैक्टली यही हुआ था। USA में डिफ्लेशन हो गया था, क्योंकि वहाँ की चीजों की कीमत इतनी कम होने की वजह से कंपनी इतना पैसा नहीं कमा पा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके। ऐसे सिचुएशन में ना ही लोगों के पास जॉब थी और ना ही अपना जीवन व्यतीत करने के लिए पैसा। जिसके बाद इस मुसीबत से बचने के लिए साल 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट ने गोल्ड और डॉलर के कनेक्शन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिसकी वजह से बैंक्स के पास उनकी ताकत वापस से लौटकर आ गई थी। और एक बार फिर बड़ी ही तेजी से वह बैंक नोट्स छापने लगे थे। और फिर कुछ ही समय बाद इन्फ्लेशन की नौबत आ गई, जिसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने एक बार फिर से सेंट्रल बैंक FED की स्थापना की, जिसका काम यह रेगुलेट करना था कि देश में पैसा ना तो ज्यादा हो और ना ही कम हो। लेकिन वो पैसा यानी कि IOU जिसे लोग गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे, अब वो एकमात्र कागज का टुकड़ा बनकर रह गया
गया था, जिसे सीधी भाषा में फैट मनी कहा गया। अब सीधी सी बात यह है कि दुनिया में जितनी भी मनीस है यानी कि करेंसी है यानी कि नोट है, वो सब फैट मनी है। फैट मनी यानी कि वो करेंसी जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा लीगल टेंडर यानी कि कानूनी मुद्रा के तौर पर उसे स्वीकार किया गया है। इसीलिए यह कागज की करेंसी हमें वो हर चीज दिलाती है जिसकी हम चाहत रखते हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो में मात्र इतना ही। उम्मीद है ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इन्वेस्टर ओशियन को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक और लाते रहें। धन्यवाद।